बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन को, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें कंसंट्रेशन है, जिसका आपने एप्लीकेशन देखा, जिसके रूप में आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, रेट लॉ पढ़ा। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कैसे किसी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड, केमिकल रिएक्शन का रेट टेम्परेचर के चेंज करने पर चेंज होता है, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने हेडिंग डाल दी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन, और ये इक्वेशन आप यहां पढ़ोगे जिसका नाम है अर्हेनियस इक्वेशन। तो बेटा ये ऑब्जर्व किया गया है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, उस रिएक्शन का जो रेट है वो बढ़ जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो अब उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके कारण उनके बीच में नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ेंगे, रिजल्ट रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो जरा समझिए, लिख लीजिए। Generally, on increasing temperature, rate of reaction increases. Generally, on increasing temperature, rate of reaction increases. In case of most of reactions on every 10 degree rise in temperature, on every 10 degree rise in temperature, rate of reaction almost double। किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री का इंक्रीज करने पर लगभग उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है, वो डबल हो जाता है। कुछ केसेस में ट्रिपल हो जाता है, कुछ केसेस में क्वाड्रप्लेसिबल हो जाता है। माने अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर में 10 डिग्री राइज करें, 10 डिग्री का राइज करोगे तो उस रिएक्शन की स्पीड लगभग दुगनी हो जाएगी, कुछ केस में 3 गुनी हो जाएगी और कुछ केस में 4 गुनी हो जाएगी। ठीक बेटा, आप देखिएगा। इसके बाद यहां पर समझिएगा, आपने पढ़ा है कि रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन, माने के जो रेट कांस्टेंट है ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? रेट के। हम ये कह सकते हैं कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा
तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज then value of rate constant also increases। अगर किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। इफ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस then the value of rate constant, और rate constant क्या होता है बेटा, K, also increases। कहने का कुल मतलब ये है कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएंगे, अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा देना चाहिए। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब बेटा यहां पर एक होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट 310 केल्विन upon rate constant at 300। मतलब रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at two different temperatures having difference of 10 degree, ratio of rate constant at two different temperatures having difference of 10 degree is called temperature coefficient, is called temperature coefficient। तो जैसे बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T plus 10 Kelvin upon rate constant at 3 Kelvin। जैसे बेटा कि रेट कांस्टेंट एट 310 अपॉन रेट कांस्टेंट एट 300, या रेट कांस्टेंट एट 300 रेट कांस्टेंट एट 290। माने जो रेट कांस्टेंट है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे है, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सिर्फ 10 डिग्री का होना चाहिए। तो इनका जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। नोट कर लो बेटा इसको। अब अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ने से पहले एक टर्म हमें पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड
that is called activation energy. Denoted by EA. Activation energy denoted by EA. अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा. The amount of energy required over and above the average energy of the reactant molecules to make enable them to cross over the energy barrier and converts into product is called activation energy. The amount of energy required over and above the average energy of the reactant molecules to enable them to cross over the energy barrier and to convert into product is called activation energy. नोट कर लीजिए, फिर अभी इसको डायग्राम से आपको समझाते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या. रब कर दें, नोट कर लीजिए. और ये एनर्जी बैरियर क्या है ये भी आप समझिए. ये एनर्जी है, ये A प्लस बी रिएक्टेंट्स हैं, ये इनकी एवरेज एनर्जी है एंड दिस इज एनर्जी बैरियर. मतलब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगा जब उसके पास इतनी सर्टेन मिनिमम एनर्जी होगी या इससे ज्यादा होगी. अब मान लीजिए 50 किलो जूल एनर्जी बैरियर है. माने जिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कोलिजन के समय, टक्कर के समय इतनी एनर्जी होगी वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. और जिसके पास इससे कम एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा आफ्टर दी कोलिजन. अभी मान लीजिए
जो रिएक्टेंट के पास एवरेज एनर्जी है वो 10 किलो जूल पर मोल है। तो दिस 10 किलो जूल पर मोल इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अभी इनको कितनी एनर्जी और चाहिए? 40 किलो जूल या उससे ज्यादा। देन A and B reactant can be converted into product. So this difference 40 kilojoule per mole is called activation energy. Here, जब ये इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेंगे, इसके पास आएंगे, then they are able to convert into the product. So this difference is called activation energy, and the total energy from this side to here is called threshold energy. ER, average energy of reactant molecules, ET माने थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड EA माने एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे आप नीट का पेपर दे रहे हो और नीट के पेपर में मिनिमम कट ऑफ गया 86%, तो जो स्टूडेंट 86 या उससे ज्यादा लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, और जो स्टूडेंट 85, 84, 80, 78 लाएगा उसका क्या सिलेक्शन होगा? उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन क्या जो 87 लाएगा उसका होगा? उसका होगा, बिल्कुल होगा। 90 जो लाएगा उसका होगा। माने ये जो डिफरेंस है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी, इतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए तभी जाकर के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इससे ज्यादा दे दोगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इतना मिनिमम चाहिए। देन इट इज, सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और ये जो रिएक्टेंट के पास अपनी एनर्जी है, दिस इज कॉल्ड एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। उसकी अपनी खुद की भी एनर्जी होगी रिएक्टेंट की, जैसे मैंने कहा 10 किलो जूल पर। रिएक्शन की एनर्जी बैरियर है, माने रिएक्शन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए 50 किलो जूल पर मोल है। रिएक्टेंट के पास 10 किलो जूल पर मोल है। कितनी एनर्जी देनी पड़ रही? 40 किलो जूल पर मोल। ये जो 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी आप दे रहे हो, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। एंड जो टोटल एनर्जी चाहिए 50 किलो जूल पर मोल, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो टोटल 50 किलो जूल पर मोल, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो ये डिफरेंस की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और जो रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी थी, दैट इज एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसको नोट कर लीजिए। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बेटा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी required by a reactant molecule to convert into the product after the collision. So a certain minimum energy required by a reactant molecule to convert into the product after the collision during a chemical reaction is called threshold energy. तो threshold energy वो minimum energy है जो किसी reactant molecule को चाहिए उसके product में convert होने के लिए। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। एक ग्राफ और देखिए।
ये फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ये एनर्जी है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अभी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का ग्राफ ऐसे चल रहा है। ये एनर्जी बढ़ रही है और इधर फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल माने जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो है। आप देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की ये मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां पर है। जो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इस रिएक्शन की मान लीजिए जो एनर्जी है वो 50 किलो जूल पर मोल है कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट, और वो 50 किलो जूल यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ 25 किलो जूल है, यहाँ 0 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 30 है, या सॉरी मान लीजिए 30 ले लीजिए। यहाँ पर बहुत कम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं, माने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स बहुत कम है। ये है, ये कितना पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहां के बाद जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, माने जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल है वो इतने मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कॉलिजन तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, और ये इतने मॉलिक्यूल्स जो मैक्सिमम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी काफी कम है एंड दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। ये इतना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में। अब आपने क्या किया, रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को आपने जब बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स का रेशियो बढ़ गया। ये इतने ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया और ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो कहने का मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रिएक्टेंट, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। दे आर एबल टू कन्वर्ट, दे आर एबल टू क्रॉस ओवर द एनर्जी बैरियर। तो जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल होगी वो मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और उन मॉलिक्यूल का रेशियो शुरू में काफी कम था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। तो जैसे जैसे, ध्यान से फिर समझ लीजिएगा, ये आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन है, माने रिएक्टेंट है, ये एनर्जी है। ये वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी 25 किलो जूल पर मोल है एंड दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट में वही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी 50 किलो जूल पर मोल होगी, और वो इतने मॉलिक्यूल्स हैं, आप यहां से मिला सकते हो, देखिए इतने मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते थे। अब टेम्परेचर आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो थोड़े और मॉलिक्यूल बढ़ गए, फिर आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो और ज्यादा। कहने का मतलब अगर आप रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या भी बढ़ती जाएगी एंड द रिएक्शन स्पीड बढ़ जाएगी। रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको आप स्पीड ऑफ रिएक्शन बोलते हो या आप रेट कांस्टेंट बोलते हो, वो इंक्रीज करते रहेगा। तो नोट कर लीजिए ग्राफ, फिर आगे बढ़े हम लोग, जल्दी नोट करिएगा। अब हम लोग अर्हेनियस इक्वेशन पे आते हैं। अर्हेनियस इक्वेशन का मतलब हुआ कि रिलेशन बिटवीन
rate constant and temperature. So relation between rate constant K and temperature T. इसी को हम अरेनियस इक्वेशन बोलते हैं. K इज इक्वल टू A e की पावर माइनस EA अपॉन RT. This is the relation between rate constant and temperature. Here, A rate constant, EA activation energy, T temperature, लेकिन याद रहे केल्विन में, R गैस कांस्टेंट, वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन. ए आपका, तो आप देखना बेटा, ये आपका इक्वेशन बना जिसमें आपने देखा के क्या है, ये क्या है, टी क्या, आर क्या, ए क्या है. ये बेस ई है यहाँ पर. इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा अर्हेनियस इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड अर्हेनियस इक्वेशन. दिस इज अर्हेनियस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को आप नेचुरल लॉ के टर्म में ले लोगे तो ln के इक्वल टू हो जाएगा ln a माइनस EA अपॉन RT. ये आपका सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा. ln k इक्वल टू ln a माइनस EA RT. और आपको मैं बता दूं कि log ln ये नेचुरल log बेस e होता है और ये इज इक्वल टू 2.30 log बेस 10 के बराबर होता है. ln नेचुरल लॉग है. ln के इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT. ये सेकेंड इक्वेशन बना और ln का मतलब नेचुरल लॉग बेस e और इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10. नोट करिए इसको. अब देखना बेटा, इसको रब कर दिया जाए. जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग. तो ये आपने देखा ln k इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन RT, या इसको ln k इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT प्लस ln a भी लिख सकते हो. ये इक्वेशन आपका सेकेंड था. ये y इक्वल टू mx प्लस c है. अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ln k y एक्सिस और x जो है 1/t है. ये देखिए 1/t ले लेंगे, 1 लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है. तो 1/t ग्राफ बिटवीन ln k वर्सेस 1/t आप प्लॉट करोगे तो देखिए ये m जो है स्लोप है, स्लोप निगेटिव है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा. इंटरसेप्ट है, ग्राफ y एक्सिस को कट करेगा. और ये जो स्लोप है बेटा, ये जो स्लोप की वैल्यू है एंड द वैल्यू ऑफ स्लोप इज
इक्वल टू tan थीटा होता है एंड इट इज माइनस EA बाय R. So when a graph is plotted between ln k versus 1 by t, then the value of slope is minus EA by R. ISC बोर्ड में इससे क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में आता है बेटा. अब देखिए हम इस ln को log base 10 में कन्वर्ट करते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 2.303 log k is equal to 2.303 log a minus E upon RT. आप देखो बेटा यहां पर आप 2.303 को कॉमन ले लोगे तो log k इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT बन जाएगा एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. या इसको आप लिख सकते हो log k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस log a. वही फिर आ गई कहानी y इक्वल टू mx प्लस c. अब आप log k वर्सेस 1 by t के बीच ग्राफ प्लॉट करोगे तो व्हेन द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log k वर्सेस 1 by t, देन द वैल्यू ऑफ स्लोप, जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा, माइनस EA अपॉन 2.303 R. और ये इंटरसेप्ट log a. So if the graph is plotted between log k versus 1 by t, then the value of slope is minus EA upon 2.303 R. अब सवाल ये है कि ऐसा क्वेश्चंस में क्या होगा, कभी कभी स्लोप गिवन होता है कि a graph is plotted between log k versus 1 by t, then the value of slope is this, find out the activation energy. तो आपको स्लोप इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R. R यहाँ गैस कांस्टेंट है, ये गिवन रहेगा. आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर लोगे बिकॉज R इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट. तो नोट कर लीजिए इसको जल्दी से. सबने नोट कर लिया ना बेटे? चलिए आगे बढ़ते हैं. When temperature of a reaction is increases from T1 to T2, then rate constant also increases from K1 to K2. अब इस केस में क्या होगा बेटा, log K1 इक्वल टू log A माइनस ये अपॉन 2.303 RT1. क्योंकि याद रखिएगा A and EA is a constant value for a reaction. R is a universal constant.
तो किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो अगर P चेंज होगा तो सिर्फ K चेंज होगा, इस बात को याद रखिएगा। जरा मार्कर को थोड़ा पोलियो ड्रॉप मिला दें। अब देखिए, जब टेम्परेचर T1 से T2 हुआ तो रेट कांस्टेंट T1 से T2 हो गया। इक्वेशन 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा? log K2 माइनस, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड को राइट हैंड से। log K2 माइनस log K1 इक्वल टू log K माइनस ये अपॉन 2.303 RT2 माइनस log K माइनस ये अपॉन 2.303 RT1। ये log K2 माइनस log K1 आप याद करिए, log M माइनस log N इज इक्वल टू log M अपॉन N log K2 अपॉन K1। ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस प्लस और ये माइनस, इसको पहले लिख देंगे। ये हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 log K2 अपॉन K1 इक्वल टू, यहाँ पर कॉमन है EA अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये आपका इक्वेशन बनके तैयार हो गया, इक्वेशन नंबर 6। नोट कर लो बेटा जल्दी। चलिए आपने नोट कर लिया, आगे देखते हैं। तो देखिए log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो log K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए fraction of reactant molecules having energy, ये इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इक्वल टू आर ग्रेटर देन
एक्टिवेशन एनर्जी, माने वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का उतना पार्ट जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। माने किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज्यादा होगी। तो वैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का पार्ट फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से बराबर या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, और वो होते हैं F इक्वल टू माइनस E माइनस EA बाई RT। F वाले फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इतने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। अगर हम बोथ साइड का ln ले लें तो ln F इक्वल टू हो जाएगा माइनस EA अपॉन RT, या अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो 2.303 लॉग F इक्वल टू माइनस EA अपॉन RT, या फाइनली लॉग F इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये फार्मूला जिससे आप फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निकालोगे, और इस केस में आपको दिया होता है एक्टिवेशन एनर्जी R, रेट गैस कांस्टेंट फिक्स है, एंड यू हैव आल्सो गिवन द टेम्परेचर, देन you can find out the fraction of the reactant molecule that will be converted into the product। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कितना पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक पर्टिकुलर एनर्जी के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। और उस पर्टिकुलर एनर्जी की जो बात करते हैं तो कौन सी एनर्जी होती है, दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होगी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो भाई दिस फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, आपको कहीं मिलेगा नहीं एनसीईआरटी में। इस फार्मूले से आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का वो पार्ट निकाल सकते हो जो ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, बस खत्म होने वाला टॉपिक है आपका। चलिए वाइंड अप करते हैं टॉपिक को फट से। तो अभी हम लोगों ने जो बेटा फार्मूला ये लिखा F इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाई RT, यहां पर ये जो E की पावर माइनस EA बाई RT है, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसी को आपने कहा फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट विल कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। तो ये आपके टोटल फार्मूले हो गए बेटा इस चैप्टर, इस टॉपिक के। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे जो आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके सीबीएसई और आईसी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होगा, साथ साथ जो जेईई का एग्जाम देंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आज आपका इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश हो गया। अगर किसी कोई डाउट है तो वो पूछे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और ये अर्गेनियस इक्वेशन से रिलेटेड
न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए, कोई डाउट्स हो उसको पूछिएगा, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।